हैदराबादी बिरयानी का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में एक अजीब सी खुशबू बस जाती है। हैदराबादी बिरयानी अपने स्वाद के कारण पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। जुगनू की हैदराबाद में चिकन और मटन बिरयानी की दुकान थी। उसकी दुकान में बनती हुई बिरयानी की खुशबू ग्राहकों को उसकी ओर खींच लाती थी। अरे जुगनू भाई, कितनी देर में बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी? बस थोड़ी देर और लगेगी साहब। अरे भाई, हमसे रहा नहीं जाता जुगनू, अब जल्दी से बिरयानी निकाल कर हमें खिलाओ, वरना खुशबू से ही हमारा पेट भर जाएगा। यह सुनकर वहां सभी लोग हंसने लगते हैं। ठीक है साहब, अभी खिलाता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक महामारी फैलने की खबर के कारण चिकन और मटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण जुगनू का काम भी ठप होने लगा। जुगनू के पास रखा सारा चिकन और मटन खत्म हो गया। तो उसने अपने ग्राहकों से कहा, देखिए साहब, अब मैं आप लोगों को बिरयानी नहीं खिला सकता, क्योंकि हमें बीमारी की खबर फैलने के कारण चिकन और मटन की सप्लाई नहीं मिल रही है। सभी ग्राहक उसकी दुकान से मायूस होकर लौट जाते हैं। जुगनू अपने घर आता है। जुगनू को उदास देखकर उसके पिता उससे पूछते हैं, बेटा क्या बात है, आज इतने उदास क्यों हो? जुगनू अपने पिता को सारी बात बताता है। जुगनू की बात सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं, बस बेटा, इतनी सी बात? अरे चिकन मटन नहीं है तो क्या हुआ, सब्जियां, पनीर, मेवे तो है ना। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। जाओ तुम अभी आराम करो, कल मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगा। अगले दिन जुगनू के पिता उसकी दुकान पर जाकर शाकाहारी बिरयानी बनाने लगते हैं और चावल में पनीर, सब्जियां और मेवे डालकर शाकाहारी बिरयानी बनाते हैं, जिसकी खुशबू से लोग फिर से दुकान की ओर खींचे चले आते हैं। जुगनू ग्राहकों से कहता है, आइए आइए, स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी बिरयानी खाइए। आइए आइए, स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी हैदराबादी बिरयानी खाइए। लोग बिरयानी खाकर उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह जुगनू भाई, यह तो बिल्कुल चिकन और मटन बिरयानी जैसी लग रही है। हाँ भाई, कुछ भी हो, चाहे चिकन मटन बिरयानी हो या शाकाहारी पनीर बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी का तो स्वाद ही कुछ और है। 3 सर वाली जादुई मुर्गी। गोपी और उसकी पत्नी मुर्गियां पाला करते थे। उन्हें पालते उनके अंडों को गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बेच दिया करते थे। गोपी का एक बेटा था, चंदा। चंदा बहुत प्यारा था और उसे हर समय मुर्गियों के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। धीरे-धीरे अंडों के कारोबार के साथ-साथ उसके पिता ने मुर्गियों को बेचना भी शुरू कर दिया। इस बात से अब चंदा बहुत खामोश और निराश रहने लगा। एक दिन उसने सोचा, ये सब मेरे दोस्त हैं, इस तरह से तो सभी मुर्गियां एक एक करके मुझसे दूर हो जाएंगी। मैं कैसे रहूंगा? मुझे माँ से बात करनी चाहिए। चंदा अपनी माँ के पास जाता है और अपने दिल की बात कहता है। उसकी माँ उसे समझाती है, अरे मेरे लल्ला, कैसी बातें करता है? अरे हमारा तो व्यापार ही ये है, अंडे बेचना, मुर्गियां बेचना। अब अगर यही बंद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? और तुझे तो बड़ा अफसर बनना है। जब तू बड़ा होके बहुत ही बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तब देखना ये सारे काम हम बंद कर देंगे। हाँ, चल जा, अपना दूध पी और सो जा। अपनी माँ की बात से चंदा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। वो रात में उठता है और एक मुर्गी का ढांचा बनाता है। 2 सर बनाकर एक अपनी पसंदीदा मुर्गी के सर के अगल बगल लगा देता है और अगले दिन शोर मचाकर कहता है, अरे माँ देखो देखो, ये तो 3 सर वाली मुर्गी है, लगता है जादुई है। अब हम इसे नहीं बेचेंगे, अब मैं इसके साथ खेलूंगा। गत्ते के बने हुए टूटे फूटे सरों को देखकर चंदा के माता पिता समझ जाते हैं कि चंदा उनके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। लेकिन उसका दिल रखने के लिए उसकी माँ अपने पति को इशारा करके कहती है, सुनो जी, मैं समझ गई हूँ,
ये इतना बड़ा नाटक इसीलिए कर रहा है कि कम से कम एक मुर्गी दोस्त इसकी बच जाए। अपने बच्चे के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। आप भी यही दिखावा करो कि ये सच की मुर्गी है जिसके 3 सर हैं और आप इसे नहीं बेचोगे। वादा करोगे ना? हाँ हाँ ठीक है, अपने बच्चे के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। दोनों पति पत्नी इस तरह का दिखावा करते हैं कि जैसे वो जानते हैं कि मुर्गी सच में 3 सर की है और जादुई है, लेकिन फिर भी वो उससे डरते हैं और उसे अपने घर से बाहर जाने ही नहीं देते। और इस तरह अब चंदा अपनी प्यारी मुर्गी दोस्त के साथ हमेशा के लिए खुश रहता है। देखा मुर्गी, मैंने तेरी जान बचाई। थोड़ा झूठ बोलना पड़ा, पर क्या करूं, दोस्ती के लिए ये बहुत जरूरी है ना। बांस का ट्रक। चांदपुर में राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता चांदपुर की फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। राजू बहुत शरारती था। वो हमेशा कुछ ना कुछ खुराफाती हरकत किया करता था। एक बार राजू ने अपने पिताजी को शेविंग करते हुए देखा और वो उनकी शेविंग क्रीम को अपने ब्रश में लगाकर उससे ब्रश करने लगा। जब उसके मुंह से झाग निकलने लगी तो वो रोते रोते अपनी माँ के पास गया। माँ देखो ना मुझे क्या हुआ। राजू की माँ उसके मुंह से झाग निकलते हुए देखकर डर गई। अरे अरे राजू, ये क्या मुसीबत बोल ले ली तूने? ये क्यों झाग निकल रहा है? कुछ बताएगा या यूं ही रोता रहेगा? हाँ, राजू ने जब अपनी माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ ने उसकी खूब डांट लगाई। राजू चांदपुर के स्कूल में पढ़ता था। उसी स्कूल में चंदू नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। इसके पिताजी फैक्ट्री में मैनेजर थे। चंदू दिल का बहुत अच्छा था। वो अपने खिलौने के साथ सभी बच्चों के साथ मिलकर खेला करता था। ये देखकर राजू चंदू से बहुत जलता था। आ गया अपने खिलौने लेकर, अब सभी बच्चों उसके साथ खेलेंगे। पता नहीं किस बात का घमंड दिखाता है यहाँ पर ये चंदू। एक दिन चंदू अपना एक खिलौना बड़ा ट्रक लेकर आया। उसे देखकर सारे बच्चे खुश हो गए और चंदू से ट्रक खेलने के लिए मांगने लगे। चंदू चंदू, हमें भी अपने ट्रक के साथ खेलने दो ना, हमें भी इसमें बिठाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ हम सब बैठकर इसमें खेलते हैं। और सभी बच्चे मिलजुल कर चंदू के ट्रक के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन राजू अपनी आदत के अनुसार उससे चिढ़ गया और कहने लगा, मेरे पास तो इससे भी अच्छा ट्रक है। सभी बच्चों ने राजू से कहा, तो ठीक है, कल अपना ट्रक लेकर आना। राजू ने घर आकर अपनी पुरानी साइकिल पर अपने आंगन में पड़े बांस से एक ट्रक की बॉडी बना ली और उसे अपनी साइकिल पर फिट कर दिया। देखने में तो वो एक बांस का ट्रक लग रहा था, लेकिन वो मजबूत नहीं था। अगले दिन वो उसके अंदर बैठकर सभी बच्चों को दिखाने के लिए ले आया। सभी बच्चों ने राजू की कारीगरी की तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर राजू को घमंड आ गया और उसने चंदू को अपने ट्रक के साथ रेस लगाने के लिए कहा और चंदू और राजू दोनों के ट्रकों की रेस शुरू हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद चंदू का ट्रक आगे निकल गया, लेकिन राजू का बांस का ट्रक उसके साइकिल के ऊपर से खुलकर पूरी तरह बिखर गया और जो बाकी रह गया वो थी चंदू की पुरानी साइकिल। ये देखकर सभी बच्चे हंसने लगे। राजू की हालत देखो, अरे इसका चेहरा तो देखो कैसे लाल हो गया है। सारी मेहनत बर्बाद हो गई राजू। तब चंदू ने राजू को समझाया, राजू, हम सब मिलकर खेलते हैं, तभी तो मैं सारे खिलौने यहाँ सबके लिए लाता हूँ। चलो आओ, तुम भी हमारे साथ खेलो ना। हम सब दोस्त हैं, हमें मिलकर खेलना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्त। अब राजू समझ चुका था कि हमें किसी से जलना नहीं चाहिए। चतुर भाई। राम और श्याम की शादी हो चुकी थी। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन आए दिन उनकी पत्नियां आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा करती थी। हाँ, मेरा पति बड़ा है, घर का मुखिया वही है। देखो दीदी, बहुत हुआ, ये इस तरह से रोब मारना बंद करो। हम छोटे हैं तो क्या हुआ, बराबर की कमाई करता है मेरा पति। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझ गई? और अगर मुझे ज्यादा परेशान किया तो पुलिस बुला लूंगी। इस तरह की लड़ाइयाँ हर रोज होती रहती थीं। अब दोनों भाइयों में भी मनमुटाव रहने लगा। तो एक दिन राम सरपंच के पास जाता है और सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे घर का माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। हम दोनों की पत्नी आपस में खुशी खुशी रहने को तैयार ही नहीं। हम दोनों भाई साथ रहना तो चाहते हैं, मगर आप समझ रहे हैं ना। सरपंच अगले ही दिन उसके भाई श्याम से मिलता है और पूछता है, क्यों भाई श्याम, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है?
कल मेरी मुलाकात राम से हुई, वो काफी परेशान था। तुम क्या कहते हो? अरे अरे, वो राम की बातों में मत आइए आप। बहुत चालाक है मेरा बड़ा भाई। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ, वो बहुत कमीना है। उसके मन में लोभ है, ईर्ष्या है। सरपंच समझ जाता है कि दोनों भाई एक साथ रहना नहीं चाहते और छोटा भाई बहुत ज्यादा चतुर भी है। सरपंच उनके घर जाता है और उनके घर का बंटवारा कर देता है, लेकिन उनके घर में बस एक ही गाय थी। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो एक गाय का बंटवारा कैसे करे। इतने में श्याम बोलता है, अरे सरपंच जी, इसमें क्या बड़ी बात है? एक ही घर की बात है ना। आगे का हिस्सा बड़े भैया का और पीछे का हिस्सा मेरा। बोलिए, ठीक है ना? चतुर भाई के ऐसा कहने पर राम हामी भर देता है। श्याम गैया का दूध निकालता है और दूध, घी और दही खाता है। यह देखकर राम हैरान रह जाता है। राम को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन राम समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो अपने भाई को सबक सिखा सके। राम की पत्नी बहुत समझदार थी। अगले दिन वो गाय को चारा ही नहीं डालती। शाम हो जाती है। उसकी देवरानी बहुत देर तक दूध निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दूध ही नहीं देती है गाय। हाय राम, आज तो गैया दूध ही नहीं दे रही। अजी सुनते हो? क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही हो? आज तो गैया ने दूध ही नहीं दिया। लगता है बड़ी भाभी गैया को कुछ खिलाती नहीं। आगे का हिस्सा तो उनका है ना। तभी जेठानी बाहर आती है और देवरानी से कहती है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इतनी चतुराई तुमने उस दिन दिखाई कि पिछला हिस्सा हमें दे दो। तो याद रखो, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक इसे मैं चारा देने वाली नहीं। तो फिर दूध कहाँ से देगी? अब श्याम और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोनों जेठानी और राम से माफी मांगते हैं और इस तरह प्यार मोहब्बत के साथ एक बार फिर राम और श्याम की पत्नियां गले लग जाती हैं। राम और श्याम भी गले लग जाते हैं और फिर से एक बार सभी परिवार वाले एक साथ रहने लगते हैं। मैजिकल मिनी मैच बॉक्स। कई साल पहले रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बड़ा मैच बॉक्सेस तैयारी करने वाला एक फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री में कई तरह के मैच बॉक्स बनाते थे। उस फैक्ट्री में दामोदर नाम का एक आदमी काम करता था। वह हर रोज कुछ खाली मैच बॉक्स के डिब्बे घर ले जाकर अपना बेटा सूरज को देता था। उन्हें लेते हुए सूरज बोला, अरे वाह पापा, मैं इन मैच बॉक्सों के साथ कुछ न कुछ बनाऊंगा। सूरज उन खाली डिब्बों के साथ कई तरह के खिलौने जैसे कि कार, जीप, ट्रैक्टर, बस, ट्रक बनाता था और उन्हें स्कूल ले जाकर अपने दोस्तों को भी देता था। एक दिन सूरज मैच बॉक्स बस बनाता है और उसे स्कूल ले जाकर क्लास के बाहर छोड़ देता है। स्कूल खत्म होने के बाद देखा तो वहां पर बस नहीं था। अरे, मेरा बस खिलौना यहाँ नहीं है। लगता है कोई उसको चुरा लिया है। मैं जाकर ढूंढता हूँ। ऐसा सूरज स्कूल के बाहर इधर उधर ढूंढने लगा। फिर अचानक उसका मैच बॉक्स बस बिना खींचे उसके ही तरफ आती रहती है। जब उसने उस खिलौने को ऊपर उठाकर देखा तो वह चौंक जाता है। उस बस के अंदर 2 लिलीपुट्स थे। आप कौन हैं और मेरे बस में क्या कर रहे हैं? सूरज, हम जादुई लिलीपुट के देश से हैं, लेकिन हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। आखिर क्या हुआ, जरा बोलो तो सही। नहीं, आपको हमारे देश आना ही होगा, तभी आपको हमारा दुख पता चलेगा। ऐसा उस बस के पीछा करते हुए सूरज लिलीपुट राज्य में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखा तो वहां के राज्य के लोगों को पानी पीने के लिए तड़प रहे थे। उनके पास नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खेती करने के लिए भी पानी नहीं था। तभी उस राज्य के राजा वहां पर आया। सूरज, मैंने ही आपको इधर लाने के लिए मेरे राज्य वालों को भेजा है, क्योंकि आपको तरह तरह के मिनी वाहन बनाना आता है ना, इसीलिए आपको ही कुछ तरीके निकालकर हमें मदद करना है। सूरज से उनका दुख देखा नहीं गया।
तुरंत वह एक आइडिया निकालता है। राजा जी, मैं कुछ न कुछ करके मिनी मैच बॉक्स के साथ कुछ वाटर टैंक, लॉरी बना दूंगा। लेकिन इधर से नजदीक कोई नदी है क्या? बेटा, इधर से कई किलोमीटर दूर एक नदी है, लेकिन उसका सारा पानी समुद्र में चली जाती है। ये बात सुनते ही सूरज मैच बॉक्स के साथ कुछ वाटर टैंकर्स, लॉरी, वाटर बोरिंग ड्रिलिंग ट्रक्स और कार्स, बसेस सभी बनाता है। उस टैंकर्स के साथ पानी नदी से लेकर लिलीपुट के राज्य में पहुंचाया। पानी देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। राजा जी, मैं आपके राज्य में डैम्स, रिजर्वायर्स का निर्माण भी करूंगा। आपको आगे जाकर पानी की कमी नहीं होगी। राजा उसके काम से बहुत खुश होकर बहुत सारा सोना और हीरे देता है, जिसे वह घर लाकर अपने पापा के साथ खुशी खुशी से रहने लगा। एक गांव में किशन नाम का एक किसान अपनी माँ के साथ रहता था। वो गांव के जमींदार की जमीन पर खेती का काम करके अपना और अपनी माँ का गुजर बसर किया करता था। किशन बहुत ही मेहनती था, लेकिन वो बहुत ही बेवकूफ़ भी था और उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों की वजह से लोग उस पर हंसा करते थे। एक दिन जमींदार ने किशन से कहा, अरे भाई किशन, जरा नए आम के पेड़ से आम तो लाकर खिलाना। मैंने कल देखा था उस पेड़ के आम पक गए हैं। अभी लाया मालिक, अभी लाया। किशन आम के पेड़ से आम लाकर जमींदार को खाने के लिए भेंट करता है। लेकिन आम खाते ही जमींदार किशन से कहता है, अच्छे, अरे कृष्णा, ये आम इतने कड़वे क्यों हैं? मालिक, मैंने आम लगाते हुए आम की गुठली के बीच में नीम के बीज भी डाल दिए थे ताकि आम और भी गुणी हो जाएं। कृष्णा की यह बात सुनकर जमींदार अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। एक दिन जमींदार कृष्णा को एक नया मिनी ट्रैक्टर देते हुए कहते हैं, कृष्णा, अब ये ट्रैक्टर तुम्हारा है। अब इस ट्रैक्टर से खेतों में काम करना और इसे संभाल कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कृष्णा ट्रैक्टर लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन रात को जब वो ट्रैक्टर बाहर खड़ा करके सो रहा था, तभी कुछ शरारती बच्चे उसके ट्रैक्टर के टायरों की हवा निकाल देते हैं। अगले दिन सुबह कृष्णा की माँ उससे कहती है, हाय राम, अरे अरे कृष्णा, ये देख, तेरे ट्रैक्टर का लोगों ने क्या हाल किया है। तू सोया ही रहेगा क्या? कृष्णा बाहर आकर ट्रैक्टर की हालत देखता है तो परेशान हो जाता है और बड़ी मेहनत से एक एक करके सारे टायर खोलकर उनमें दोबारा से हवा भरवाता है और उन्हें दोबारा ट्रैक्टर में फिट कर देता है। सारा दिन काम करने के बाद कृष्णा रात को ट्रैक्टर फिर घर के बाहर खड़ा कर देता है और पूरी रात घर की खिड़की पर बैठ के उसकी चौकीदारी करता है ताकि कोई ट्रैक्टर को खराब ना कर दे। ये देखकर कृष्णा की माँ उससे कहती है। माँ की बात सुनकर कृष्णा कहता है, लेकिन माँ, अगर किसी ने बांस में आग लगा दी तो? अरे बेवकूफ, अगर इतना ही डर है तो ट्रैक्टर में जाकर क्यों नहीं रहता? माँ की बात सुनकर कृष्णा को एक आइडिया आता है और वो अगले ही दिन एक छोटा सा तिरपाल लेकर अपने मिनी ट्रैक्टर में एक मिनी घर बना लेता है और उसी में रहने लगता है। अब कृष्णा ट्रैक्टर में ही खाता है, पीता है और काम करने के बाद उसी में सो जाता है। सभी लोग उसे समझाते हैं कि कृष्णा घर के आसपास एक चार दीवारी बना ले और उसमें ट्रैक्टर खड़ा करो। ऐसे ट्रैक्टर में घर बनाकर सोने में खतरा है। लेकिन कृष्णा किसी की बात नहीं सुनता और वो अपने ट्रैक्टर में बनाए मिनी घर में ही रहने लगता है। एक दिन कृष्णा दिन में सारा काम खत्म करके जब रात को अपने मिनी ट्रैक्टर घर में सो रहा था, तभी जोर की आंधी आती है और उसका तिरपाल उड़ जाता है। कृष्णा को सारी रात ठंड में ही बाहर काटनी पड़ती है। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले जब उसके मिनी ट्रैक्टर घर की हालत देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं और कृष्णा एक बार फिर अपनी बेवकूफ़ी के कारण सभी की हंसी का पात्र बन जाता है और उसे आखिरकार अपने घर के चारों ओर एक चार दीवारी बनाकर ट्रैक्टर उसके अंदर रखना पड़ता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, अगर पहले ही मेरी बात मान ली होती तो इस तरह लोगों की हंसी का पात्र न बनना पड़ता। माँ की बात सुनकर कृष्णा कहता है, हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, मैं समझदारी से ही काम लिया करूँगा। लालची रसगुल्ला वाला। राजेश गली गली जाकर अपनी साइकिल पर रसगुल्ले बेचता था। उसके रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट थे। लोग उसके आने का इंतजार किया करते थे। अरे भाई राजेश, आज तो बड़ी देर कर दी आने में। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब जल्दी से 2 प्लेट रसगुल्ले खिला दो। हाँ भाई, अभी लो।
इस तरह राजेश दूर दूर तक साइकिल पर रसगुल्ले बेचने जाता था और लोग उसके रसगुल्ले खुशी खुशी खाते। उसकी कमाई तो अच्छी थी, पर अपनी कमाई से वह संतुष्ट नहीं था। वह और पैसा कमाना चाहता था। अरे इस तरह गली गली घूम के पैसा कमाने में कोई मजा नहीं है। मजा तो तब है जब मेरी अपनी दुकान हो और मैं वहाँ पर रसगुल्ले बेचूं। एक उपाय है मेरी नजर में। क्या उपाय है तुम्हारे पास? आपके रसगुल्ले सब बहुत खुश होकर खाते हैं। कब से आपने दाम भी नहीं बढ़ाए। थोड़ा दाम दुगना कर दीजिए और फिर देखिए फायदा भी दुगना ही होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं ऐसा ही करूँगा। अब से 5 रुपए का नहीं 10 रुपए का एक रसगुल्ला बेचूंगा। राजेश ने वैसा ही किया, लेकिन जब सब लोग रसगुल्ले के दाम पूछते तो वो सकते में आ जाते कि अरे एकदम से दाम दुगने कैसे हो गए। अरे राजेश, तुमने अचानक रसगुल्ले के दाम बढ़ा दिए। और बढ़ाए तो ठीक, लेकिन 1-2 रुपए बढ़ा देते। तुमने तो ठीक दुगने ही कर दिए भाई। ये ठीक नहीं है। अगर तुम्हें महंगे लग रहे हैं तो मत खरीदो। मेरे पास तो बहुत ग्राहक हैं भाई। और कुछ ही दिनों में उसके रसगुल्लों की बिक्री लगभग आधी रह गई। अरे यह क्या हो गया? मैंने तो सोचा था मेरा लाभ दुगना होगा, लेकिन यहाँ तो बिक्री भी आधी हो गई। ये तो बड़ा नुकसान हो गया जी। लोगों ने रसगुल्ले खरीदने ही बंद कर दिए। मुझे ऐसा नहीं पता था। वो तो ठीक है, पर अब क्या करें? करना क्या है, आप अपने रसगुल्लों के दाम फिर से कम कर दीजिए। हो सकता है सभी ग्राहक फिर से वापस आ जाएं। ज्यादा कमाई के लालच में जो आ रहा था उसे गंवाना कोई समझदारी भी तो नहीं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अब से मैं कभी दाम नहीं बढ़ाऊंगा। इसी दाम पर हमेशा रसगुल्ले प्यार से बेचूंगा। और दाम घटाते ही उसकी बिक्री फिर से बढ़ गई और उसके खोए हुए ग्राहक फिर से वापस आ गए। इसीलिए तो कहते हैं कि किस्मत में जितना लिखा है हमें उतना ही मिलेगा। डायनासोर का अंडा। एक दिन गांव में बहुत सुंदर मेला लगता है। तरह तरह के झूले, बहुत रंग बिरंगी दुकानें, कपड़े, सब कुछ मेले में मिल रहा था। एक बड़ी ही सुंदर लड़की अपनी दुकान के बाहर जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर रही थी। वो कह रही थी, आ जाओ, डायनासोर का सोने का अंडा देखो। देखने के लिए सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए में सोने का अंडा। डायनासोर के सोने का अंडा देखो और 5 रुपए में मजे ले जाओ। उस लड़की की बातें सुनकर मेले में आया हर कोई इंसान उस सोने के अंडे को देखना चाहता था। लोगों की लाइन लग गई थी। हर कोई उस अंडे को देखकर बहुत हैरान था। आइए, आइए, क्यों, कैसा लगा अंडा? मजा आया ना? आते जाओ, 5 रुपए, 5 रुपए। हर जगह वो लड़की बहुत मशहूर हो गई थी। दूर दूर से, गांव गांव से लोग उस मेले में सिर्फ इसीलिए आ रहे थे क्योंकि वो लड़की डायनासोर का सोने का अंडा दिखा रही थी। तभी एक अध्यापिका ने, जो मेला घूमने आई थी, उसने उस बच्ची से पूछ लिया, अरे बेटा, डायनासोर की प्रजाति तो लुप्त हो चुकी है, तुम्हारे पास डायनासोर का अंडा कैसे आया, और वो भी सोने का? और अगर ये सच में सोने का है बेटी, तो तुम उसे बेचकर अपने दिन क्यों नहीं बदल लेती हो? इस तरह गांव गांव जाकर मेलों में ये अंडा क्यों दिखाना? अध्यापिका की बात सुनकर पिंकी नाम की वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। टीचर जी, धीरे बोलिए, आप जरा मेरी बात सुनिए। हाँ, बताओ। दुकान के पीछे ले जाकर पिंकी अध्यापिका से कहती है, वो क्या है ना, हम बहुत गरीब हैं और आप तो जानती हैं, लोग तो झट से मूर्ख बन जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर ये मिट्टी का अंडा बनाकर मैंने उसे सुनहरे रंग में रंग दिया है और हर किसी को यही कह रही हूँ कि डायनासोर का है। अब आप देख ही रही हैं, हर कोई इस बात को मान रहा है और इस बहाने मेरे घर में खाना पीना यानी
आमदनी हो रही है। ये बात सुनकर अध्यापिका पिंकी को समझाती है, बेटा ये गलत बात है, तुम झूठ बोल रही हो, लोगों को धोखा दे रही हो। मैं मानती हूँ कि तुम गरीब हो, मगर ये तरीका बिल्कुल गलत है। और अगर गरीबी है तो मजदूरी कर सकते हैं, मगर झूठ बोल के कमाया हुआ धन बहुत गलत है। और ये तुम्हारी पहली शिक्षा है जो मैं तुम्हें देती हूँ। पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ से कहकर मजदूरी करना शुरू कर देती है, छोटा मोटा काम करती है और सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ने लगती है। और अध्यापिका को कहती है, अब मैं मेले में नहीं जाती हूँ, अब मैं स्कूल जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और मजदूरी करके माँ बाप की मदद भी करती हूँ। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। सत्तू और उसकी पत्नी का गाय का घी बेचने का बहुत बड़ा व्यापार था। धीरे धीरे उनका व्यापार बहुत नुकसान उठा रहा था। लोग उनका घी खरीदते ही नहीं थे, क्योंकि गांव में और भी बहुत से लोगों ने गाय पाल रखी थी। उनका दूध, घी, मक्खन इत्यादि वो बाजार में बेचते थे। हर किसी को हमेशा सत्तू का सामान पसंद नहीं आने लगा। इस बात से सत्तू बहुत परेशान हो गया। एक दिन सत्तू की बेटी जब स्कूल से घर लौटी, पिताजी पिताजी कल स्कूल की फीस भरनी है, आपको ध्यान है ना? अरे बिटिया, फीस क्या, मुझे तो लगता है आगे मैं तुझे पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, कुछ खिला भी नहीं पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं ठीक कहता हूँ बिटिया। अरे हमारी 5 गायें हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा ना तो घी बिक रहा है, न मक्खन, न दूध। अरे पूरे गांव को एक ही व्यापार मिलाना करने के लिए। तभी सत्तू की पत्नी उससे कहती है, ये कैसी बातें आप बच्ची के सामने कर रहे हो? मैं मानती हूँ व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, लेकिन कोई उपाय निकालो, बच्ची को पढ़ाना लिखाना है कि नहीं? मेघा अपने माता पिता को परेशान देखकर अपने पिता से कहती है, पिताजी हमें टीचर ने सिखाया है कि व्यापार बढ़ाने के लिए नई नई योजनाओं का होना बहुत आवश्यक है, जो लोगों को लुभाएं, जो लोगों को ये बताएं कि हम कुछ अलग बेच रहे हैं। घी तो सभी बेचते हैं, आपको कुछ और करना होगा जिससे आकर्षित होकर हमारे पास ग्राहक आए। अरे ऐसा क्या करूं, तू ही बता दे। पिताजी हमारे पास 5 गाय हैं, क्यों ना हम 4 गाय का रंग अलग अलग रंग से रंग दें? क्या कह रही हो बेटी, गाय का एक ही रंग होता है? अरे रंग बिरंगी गाय कभी देखी है क्या? वही तो कह रही हूँ पिताजी, अगर हम अपनी गाय को सुंदर खूबसूरत रंग से रंग देंगे, उन्हें सुंदर सुंदर पोशाक पहनाएंगे, तो लोगों को हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पंचरंगा घी है। अरे वाह बिटिया, तू तो बड़ी मजेदार बातें करने लगी। मेघा की माँ को मेघा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और वो अपने पति से कहती है, अरे बहुत बढ़िया योजना है, तुम करके तो देखो। सत्तू अपनी बेटी की बात मानकर हर जगह बड़ा बड़ा बोर्ड लगा देता है, पंचरंगी गाय का देसी घी। लोग उस बोर्ड को पढ़ते हैं तो सत्तू के घर गाय का दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। रंग बिरंगी खूबसूरत गाय देखकर हर कोई उनका घी खरीदता है। दिन प्रतिदिन अब सत्तू का घी बाजार में दूर दूर तक जाने लगा। सत्तू का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। यह देखकर एक दिन सत्तू की पत्नी अपने पति से कहती है, अरे वाह, मजा ही आ गया। अभी तो हमने अपनी बिटिया को 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाया है और इतना बड़ा ज्ञान दे गई हमें। देखो, मैं तो कहती हूँ इसकी पढ़ाई बंद मत करो, ये बड़ी होकर बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी। क्यों बेटी, बिजनेस ही कहते हैं ना? हाँ अम्मा। हाँ, इस तरह मेघा की समझदारी से न केवल उसने अपने पिता का बिजनेस बढ़ाया, बल्कि अपनी समझदारी के साथ उसने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। सब्जी वाला किसान। एक गांव में एक छोटा किसान माधव रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां उगाता था। वो हमेशा अपने खेत में देसी खाद ही डालता था। उसने कभी भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए उसके खेत में काफ़ी कम सब्जियां होती थी, मगर वह सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। वही सब्जियां वह गांव में बेचकर अपना गुजारा भी करता था।
एक दिन माधव का दोस्त गगन उससे मिलने आया। माधव, तुम्हारा खेत तो काफी बड़ा है, पर इसमें सब्जियां इतनी कम क्यों है? गगन, मैं अपने खेत में पूरी मेहनत से काम करता हूँ, पर फिर भी फसल कम होती है, न जाने क्यों। लगता है तुमने खेत में कीटनाशक और रासायनिक खाद नहीं डाले। नहीं भाई, मैंने तो कभी नहीं डाले, सुना है उनसे काफी नुकसान होता है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, सभी किसान यही डालकर तो अपनी फसल बढ़ाते हैं, तुम भी ऐसा ही करो। गगन की बात मान माधव ने भी अपने खेत में कीटनाशक और रासायनिक खाद डालने शुरू किए। अब उसकी फसल भी अधिक होने लगी और उसका मुनाफा भी बढ़ गया। एक दिन माधव को घर से फोन आया कि उसका बेटा बीमार पड़ गया है। जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा, लगता है तुम्हारे बेटे ने कोई जहरीली चीज खाई है, इसीलिए यह बीमार हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा बेटा तो घर का ही बना खाना खाता है और सब्जियां भी अपने ही खेत की हैं। ओहो, अब समझा, यह सब रासायनिक खाद की वजह से हुआ है। अब माधव समझ गया कि कीटनाशक और रासायनिक खाद से ही उसका बेटा बीमार पड़ा है। उस दिन के बाद से माधव ने कभी खेत में कीटनाशक और रासायनिक खाद नहीं डाले। अब वह पहले की तरह ही देसी खाद डालने लगा और फिर से उसके खेत में स्वादिष्ट सब्जियां उगने लगी। सीख, लालच में आकर किसी की सेहत से खेलना ठीक नहीं है। पेटू मछली वाला। सुंगरपुर गांव में कन्हैया नाम का एक आदमी अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। वह मछलियां पकड़कर और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा चलाता था। उसका बेटा चिंटू बहुत ही पेटू था। अधिक खाने की वजह से उसका पेट बाहर निकल आया था और उसे सब बच्चे पेटू पेटू कहकर चिढ़ाते थे। पेटू पेटू, देखो देखो पेटू आ रहा है। जब वह बड़ा हो गया तो एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, अरे चिंटू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, मेरे साथ चलकर मछलियाँ पकड़नी सीख लो। हाँ हाँ पिताजी, सीख लूंगा, ऐसी भी क्या जल्दी है। ऐसा कहकर वह उनकी बात टाल दिया करता था। एक दिन कन्हैया लाल बीमार हो गया तो चिंटू की माँ ने उससे कहा, बेटा चिंटू, तुम्हारे पिताजी मछली पकड़ने नहीं जा सकते बेटा, अब तुम्हें ही जाकर मछलियाँ पकड़नी होगी। यही हमारा खानदानी काम है, अब तुम्हें ही इसे संभालना होगा। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। चिंटू जाल और टोकरी लेकर मछली पकड़ने चला जाता है, लेकिन वह नदी तक जाते जाते ही थक जाता है और 2-4 मछलियाँ पकड़कर ही वापस आ जाता है। अरे चिंटू, इनसे तो सिर्फ हमारा पेट ही भरेगा बेटा, बाजार में क्या बेचोगे? कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन चिंटू की मौसी उनके घर आई और उसने उसकी माँ से कहा, बहन, इसका विवाह कर दो, यह अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और उन्होंने एक सुंदर सी लड़की देखकर उसका विवाह कर दिया। चिंटू की पत्नी बहुत ही समझदार थी। घर आते ही उसने अपने सास ससुर की सेवा करनी शुरू कर दी और एक दिन उसने चिंटू से कहा, चलिए मैं भी आपके साथ मछलियाँ पकड़ने चलती हूँ। और वह टोकरी उठाकर और जाल चिंटू को पकड़ाकर दोनों मछली पकड़ने चले गए। उस दिन दोनों ने काफी मछलियाँ पकड़ी। चिंटू की पत्नी ने उससे कहा, आप घर जाने से पहले बाजार जाकर यह मछलियाँ बेच कर आइए, तब तक मैं आपके लिए घर में मछली पका कर रखती हूँ। चिंटू मना ना कर सका और टोकरी लेकर बाजार चला गया। मछलियाँ ले लो, मछलियाँ, ताजी ताजी मछलियाँ। क्योंकि चिंटू की पकड़ी मछलियाँ ताजी थी, इसलिए ताज़ा होने की वजह से उसकी सारी मछलियाँ जल्दी ही बिक गई और उसे अच्छे पैसे भी मिले। उसने घर आकर वह पैसे अपने माता पिता को दिए। सभी लोग खुश हो गए। अब रोज ऐसे ही चलता रहा। अधिक मेहनत करने से अब उसका पेट भी अंदर हो गया। अरे वाह चिंटू, तुम तो बड़े अच्छे और स्वस्थ लग रहे हो, अब तो तुम्हारा पेट भी अंदर हो गया। हाँ चाचा, यह सब तो मेहनत का कमाल है। चिंटू के माता पिता ने चिंटू की पत्नी का धन्यवाद किया। अब वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। सीख, मेहनत से ही सब कुछ संभव है। अगरबत्ती वाला। एक समय की बात है, किशन नाम का एक अगरबत्ती वाला था। वह अपने हाथों से अगरबत्ती बनाकर गली गली बेचता था। उसका एक बेटा था चमन। वह बहुत ही चतुर और आलसी था। एक दिन किशन ने चमन से कहा,
अरे बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, क्यों ना हम दोनों अलग अलग मोहल्ले में जाकर अगरबत्ती बेचें, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। जी पिताजी। चमन चालाक के साथ साथ कामचोर भी था। ओहो, अगरबत्ती बेचना कितना मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता ये काम। मैं तो चाय पीऊंगा आराम से और शाम को घर चला जाऊंगा। चमन पास की दुकान में चाय पीने जाता है। वहाँ पर दो चोर बात कर रहे होते हैं और चमन उनकी बातें सुनता है। अरे देख भाई, मेरे पास क्या काम की चीज है, ये बेहोश करने वाली दवा है, इसे किसी भी चीज में मिलाओ और सब लोग बेहोश हो जाते हैं। मैं तो इसे ही सुंघाकर घर की सफाई कर लेता हूँ। क्यों, है ना कमाल की चीज। उन दोनों चोरों की बात सुन चमन अपने आप से कहता है, अरे वाह, क्यों ना मैं ये दवा अपनी अगरबत्ती में मिला दूं और खरीदने वालों के घर चोरी करूं। और चमन चुपके से उन चोरों की दवा की एक शीशी उठा लेता है और अपने पिता को बिना बताए अगरबत्ती में वो दवा मिला देता है और वही अगरबत्ती बेचने लगता है। अगरबत्ती ले लो, अगरबत्ती, ये अगरबत्ती बहुत ज़बरदस्त है, खुशबू के साथ साथ रात को सोने से पहले जलाने से सारे मक्खी मच्छर भी भगा देती है। इस तरह वह रात में नजर रखता है और उनके घर जाकर चोरी कर लेता है जिन्होंने उससे दिन में अगरबत्ती खरीदी होती है। उसके पास बहुत पैसे भी आ जाते हैं। देखो माँ, मैंने कितने पैसे कमा लिए। अरे वाह बेटा, देखा आपने, अब तो ये आपसे भी ज्यादा कमाई करने लगा है। अरे बेटा, तूने तो अगरबत्तियाँ मुझसे भी कम बेची हैं, फिर इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आप भी हद करते हैं। एक तो वो इतनी मेहनत कर कर आया है और आप उस पर शक कर रहे हैं। बस भी कीजिए। किशन को चमन पे शक हो जाता है और जब रात को चमन चोरी करने जाता है तो किशन उसका पीछा करता है। मुझे तो लग ही रहा था कि चमन कुछ गलत कर रहा है, अभी पुलिस को बताता हूँ ताकि चमन को उसकी गलती का एहसास हो। और किशन के कहने पर पुलिस चमन को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लेती है और पुलिस के साथ अपने पिता को सामने देख चमन को अपनी गलती का एहसास होता है। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कभी चोरी नहीं करूँगा। बेटा, ये गलत काम करके तूने हर मोहल्ले में मेरा नाम भी बदनाम कर दिया। बड़ी मुश्किल से मुझ पर विश्वास कर कर लोग अगरबत्ती लेते थे, आज से मुझे लोग चोर का बाप कहेंगे। इसीलिए कहते हैं चोरी करना बुरी बात है, इससे आपका और आपके परिवार का नाम बदनाम होता है। इलेक्ट्रिक बाइक और बिजली चोर। चंद्र प्रकाश एक बिजली मैकेनिक था। वो शहर के बिजली विभाग में काम किया करता था। वो अपने आप को बहुत ही होशियार समझता था। उसका बेटा चंदू भी अपने पिता की तरह खुद को बहुत होशियार समझता था। चंद्र प्रकाश ने अपना घर गांव के कोने में बनाया हुआ था क्योंकि वो वहां बिजली चोरी करता था। उसने अपने घर में बिजली का कनेक्शन सिर्फ नाम के लिए लगा रखा था। उसने गांव के कोने में अपने घर के पास बने बिजली के ट्रांसफार्मर से गैर कानूनी ढंग से बिजली लगा रखी थी। उसके घर के सारे उपकरण उसी बिजली से चलते थे। एक दिन जब वो काम से घर वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे विमला, ये एसी क्यों बंद किया है भाई? इतनी गर्मी है, एसी चलाओ। उसकी बात सुनकर उसकी बीवी विमला ने कहा, अरे अगर एसी चलाऊंगी तो बिजली का बिल कौन भरेगा? हाँ। अपनी बीवी की बात सुनकर चंद्र प्रकाश ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी भोली विमला, बिजली के बिल की चिंता तुम मत करो। अरे तुम जानती नहीं, हमारे घर में तो बिजली मुफ्त है, मुफ्त। ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट लाइन लगा रखी है मैंने, जितना मर्जी एसी चलाओ। तभी उसका बेटा चंदू से आकर कहता है, पापा पापा देखो, मैंने बैटरी से चलने वाली बाइक बनाई है। अरे वाह बेटा, तू तो मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। देखा विमला, कितना होशियार है हमारा चंदू। अपने पापा की बात सुनकर चंदू ने कहा, हाँ पापा, समझाओ ना माँ को। माँ तो मुझे बैटरी चार्ज करने ही नहीं देती, कहती है बिजली का बहुत बिल आता है। चंदू की बात सुनकर चंद्र प्रकाश ने अपनी बीवी को डांटते हुए कहा, अरे क्यों रोकती हो बच्चे को? इतना होशियार है, बैटरी से चलने वाली बाइक बनाई है, चार्ज करने दो। इसे कौन सा बिजली का बिल भरना है? चला बेटा मेरे साथ आ, मैं तुझे सिखाता हूँ कि कैसे बैटरी चार्ज करनी है, वो भी बिना पैसे के।
चंद्र प्रकाश चंदू को बिजली चोरी करने के तरीके सिखाता है। उसकी बीवी उसे बहुत टोकती है, लेकिन वो नहीं मानता। अब चंद्र प्रकाश की तरह चंदू भी बिजली चोरी करना सीख चुका था। एक दिन चंदू अपने दोस्तों के साथ अपनी बैटरी वाली बाइक लेकर दूसरे गांव गया, जहां पर उसकी बाइक की चार्जिंग खत्म हो गई। तो उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे चंदू, अब घर कैसे जाएंगे? अरे दोस्त, तू फिक्र क्यों करता है? अब देखना कैसे मैं खंबे से बैटरी चार्ज करूंगा। मेरे पिताजी ने मुझे बिजली चोरी करना सिखा दिया है। चंदू अपनी बाइक को लेकर गांव के कोने में एक ट्रांसफार्मर के पास चला जाता है और बिजली की तारों का एक सिरा अपनी बाइक में लगाता है। और चार्जिंग करने के लिए जैसे ही वो दूसरा सिरा ट्रांसफार्मर में लगाने लगता है, तभी जोर का झटका लगता है। चंदू दूर जा गिरता है और उसकी सारी बाइक जलकर राख हो जाती है। धमाके की आवाज़ सुनकर गांव के सभी लोग वहां भागे चले आते हैं। चंदू की जान बच जाती है क्योंकि उसका पैर एक लकड़ी के ऊपर था। गांव वाले उससे पूछते हैं कि उसे बिजली चोरी करना किसने सिखाया। चंदू उन्हें सारी बात बता देता है। सभी गांव वाले इस बात की रिपोर्ट पुलिस में करते हैं और पुलिस चंद्र प्रकाश को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है। बिजली विभाग उसे नौकरी से निकाल देता है। अब चंद्र प्रकाश को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है क्योंकि उसकी गलती के कारण उसके बेटे की जान जा सकती थी। वो कभी जिंदगी में बिजली तो क्या, किसी भी चीज की चोरी ना करने की कसम खा लेता है। लालची वड़ा पाव वाला। भोलापुर गांव में राजू नाम का वड़ा पाव बेचने का एक व्यापारी रहता था। उसकी बीवी वड़ा बनाती थी और वो उसमें पाव डालकर बेचता था। उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था। जो भी ग्राहक एक बार उसके पास आता, वो दोबारा नहीं आता था। यह देखकर एक दिन राजू ने अपनी बीवी से कहा, मुझे अब समझ में आया कि मेरा धंधा क्यों नहीं चल रहा है। तुम्हें वड़ा बनाना आता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो जी? मैं तो वड़ा ठीक से ही बनाती हूँ। अरे क्या ठीक से बनाती हो? अगर बढ़िया बनाती तो बिकते ना। मुझे एक उपाय सूझा है। याद है वो उमा बहन जिनके घर हम गए थे? उन्होंने कितने अच्छे वड़ा पाव बनाए थे, क्या बढ़िया स्वाद था। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उन्हें यहाँ बुला लें। इससे उनका भी फायदा हो जाएगा और हमारा भी काम बन जाएगा। बेचारी बहुत मुसीबत में है। राजू गांव गया और उमा बहन से मिला। फिर उसे उसने सारी बातें समझाई। यह सुनकर उमा बहन ने कहा, मैं तो कब से अपने काम को लेकर बहुत परेशान थी। तुम भगवान की तरह आ गए। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। इसके बाद उमा बहन राजू के ठेले पर वड़ा पाव बनाने लगी। उसके बनाए हुए वड़ा पाव इतने स्वादिष्ट होते थे कि वहां पर लोगों की लाइन लग गई। कुछ ही दिनों में उनका धंधा अच्छी तरह चल पड़ा और काफी पैसे भी आने लगे। राजू मुनाफे का आधा हिस्सा उमा बहन को दिया करता था। यह देखकर राजू की बीवी के मन में ईर्ष्या जागने लगी। एक दिन राजू की बीवी ने राजू से कहा, मैं सोच रही थी एक पकवान बनाने के सिवा ये और क्या करती है। सारा काम तो आपका जमाया हुआ है, पूरा मुनाफा आधा ही उसे दे देते हो, ये ठीक नहीं। तो तुम ही बताओ ना कि हम क्या करें। उसकी देखा देखी मैंने भी सब कुछ सीख लिया है। मुझ पे भरोसा कीजिए, बिल्कुल उसी की तरह बनाऊंगी। अपना घर देख उसकी चिंता छोड़ो। दूसरे दिन राजू ने उमा बहन को अपने काम में हिस्सेदारी देने से मना कर दिया और उन्हें कहा कि अब मैं अकेले ही काम संभाल लूंगा। अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर उमा बहन ने कहा, तुम्हें जो ठीक लगता है करो भैया, पर एक बात जान लो कि खाने के धंधे में स्वाद ही सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और मेरे पकवान खाने से धंधा अच्छा चल रहा है। अरे तुम तो लालची हो गई हो। तुम समझती हो तुम्हारी वजह से मेरा काम चल रहा है। मैंने तुम्हें काम दिया और अब मैं ही तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। जाओ यहाँ से। उमा बहन दुखी होकर वहाँ से चली गई। उसने अपने बचाए हुए पैसों से अपना ही अलग ठेला लगा लिया।
उसके बच्चों ने उसे नया ठेला लगाने में मदद की। उमा की मेहनत सफल हुई और उसका काम चल निकला। उसे जमींदार के बेटे की शादी में वड़ा पाव बनाने का ऑर्डर मिला और राजू का धंधा लालच की वजह से। सीख, हमें लालच नहीं करना चाहिए। चंद्रू गांव में पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में काम की तलाश में जाता है। चंद्रू को गाने बजाने का बहुत शौक था। उसे एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी में नौकरी मिल जाती है। चंद्रू अपनी कंपनी की ओर से कई उत्सवों में डीजे बजाता था। वो बहुत ही अच्छा डीजे बजाने लगता है और शहर में चंद्रू डीजे वाले के नाम से मशहूर हो जाता है। जब भी कोई उस कंपनी में किसी भी प्रोग्राम के लिए ऑर्डर देने आता था तो वो यही कहते थे, अरे भैया एक काम करना, आप हमारे यहाँ शादी में डीजे के लिए चंद्रू को ही भेजना, सुना है वो बहुत अच्छे गाने बजाता है। जी सर, हम चंद्रू को ही भेजेंगे। चंद्रू की इस कामयाबी से उस कंपनी में कुछ लोग जला करते थे। क्या है, जब देखो सब लोग चंद्रू को ही बुलाते रहते हैं, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही कंपनी में, उसके असिस्टेंट बन के रह गए हम। इस चंद्रू का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार, कुछ सोचना पड़ेगा इसका, नहीं तो हमारे तो नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। चंद्रू के कुछ साथी उसके खिलाफ साजिश करते हैं और उसे नौकरी से निकलवा देते हैं। नौकरी खोने के बाद चंद्रू गाँव आ जाता है और अपनी इकट्ठी की हुई जमा पूंजी से एक छोटा सा डीजे ले लेता है। क्योंकि गाँव में भी अब शादी ब्याह और उत्सवों में डीजे बुलाने लगे थे तो इसलिए चंद्रू का काम चल निकलता है। लेकिन उसे गांव के उबड़ खबड़ रास्ते में अपना डीजे ले जाने में बहुत तकलीफ होती थी। कई गांवों में बिजली न होने के कारण चाहकर भी लोग डीजे नहीं बजवा सकते थे। चंद्रू इसका कोई उपाय सोचने लगता है। क्या करूं, काम तो है, लोग डीजे बजवाना भी चाहते हैं, लेकिन बिजली के कारण मैं डीजे नहीं बजा सकता, मुझे कुछ करना चाहिए। तभी चंद्रू को एक उपाय सूझता है। वो अपने खेतों से जाकर बहुत सारा बांस काट कर लाता है और बांस की एक डीजे गाड़ी बनाता है और उस बाइक के साथ जोड़ देता है और चंद्रू शहर से बैटरी लाकर उस गाड़ी में फिट कर देता है, जिसके कारण उसकी बिजली न होने की समस्या दूर हो जाती है। और चंद्रू दूर दूर के गाँव में बाइक से अपनी बांस वाली डीजे गाड़ी ले जाकर डीजे बजाने लगता है और अब चंद्रू को डीजे बांस वाले के नाम से जानने लगते हैं और चंद्रू की खूब आमदनी होने लगती है। और चंद्रू के द्वारा किया गया एक उपाय गांव-गांव में लोगों को खुशियां बांटने लगता है, क्योंकि लोग डीजे की धुनों पर नाचने जो लग गए थे। चाहे बिजली हो या ना हो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि चंद्रू की बांस वाली डीजे मिनी बाइक में सारा इंतजाम था। अब चंद्रू भी खुश और लोग भी खुश। बिरयानी की खुशबू। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया राजेंद्र था। राजेंद्र का एक बेटा और बहू थे। बेटा तो बहुत नालायक था, पर बहू बहुत ही समझदार थी। राजेंद्र एक चाय और समोसे का ठेला लगाता था और अपना घर चलाता था। उसका बेटा लल्लन तो बस इधर उधर घूमता ही रहता था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब सारा दिन अपने ठेले पर काम नहीं कर सकता। तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हें मेरे व्यापार में अपना साथ देना चाहिए। नहीं पिताजी, मुझसे यह नहीं होगा, मैं तो सारा दिन एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। मैं कल से आपके साथ ठेले पर जाऊंगी, आपकी मदद भी करूंगी। पर बेटा। मना मत कीजिए पिताजी, मुझे अपने साथ ले जाना मत भूलिए, मैं भी आपके बेटे की तरह हूँ। ठीक है बेटा, तुम कल मेरे साथ चलना। अगले दिन लल्लन की पत्नी ने सुबह सुबह उठकर थोड़ी बिरयानी बना ली और अपने ससुर के साथ चल दी। ये मेरी बहू है, आज से ये मेरी मदद करेगी, आपको गरम गरम समोसे खिलाएगी, ये बहुत गुणी है। राजेंद्र, आज मुझे बहुत भूख लगी है, क्या और कुछ भी है खाने को? वैसे कहीं से बिरयानी की खुशबू आ रही है। मैं थोड़ी बिरयानी लाई हूँ, क्या आप वो खाना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, खिलाओ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट बनी है, रोज लाया करो, इसे खाने के लिए तो लाइन लग जाएगी। बेटी, ये काम अच्छा है, क्या कहती हो? हाँ पिताजी, इससे हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी, कल से मैं ज्यादा बिरयानी बना कर लाऊंगी।
कुछ ही दिनों में उनका बिरयानी का कारोबार इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दुकान ले ली और उसे होटल बना लिया। पिताजी, आप दोनों ने इतनी मेहनत करके होटल बना लिया है। अब मैं भी इधर उधर घूमकर थक गया हूँ। आप कहें तो मैं आपके साथ मिलकर बिरयानी और चाय समोसे बेचूं? हाँ बेटा, बहू ने तो इस काम को इतना बढ़ा दिया कि अब हमें और लोग चाहिए जो हमारी मदद करें। अगर तुम भी हमारा साथ दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। सीख, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मेहनत किया जाए तो छोटा काम भी बड़ा हो सकता है। ऑटो रिक्शा मरम्मत वाला। चांदपुर नाम के एक गांव में सूरज करके एक आदमी रहता था। सूरज एक ऑटो किराए पे लेके रोज चलाता था। ऐसे ही आए हुए पैसों में से किराए देकर बचे हुए पैसों से ही अपना घर चलाता था। लेकिन सूरज के पास कुछ खास पैसे नहीं बचते थे। इसीलिए एक दिन उसकी बीवी ने ऐसी बोली, देखिए जी, अब तक जो हो गया सो हो गया। आप ऐसा ही किराए के ऑटो चलाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। आपको एक नई ऑटो खरीदना है। अरे देवी, नया ऑटो चाहिए तो बहुत पैसे लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास मेरे मैके वाला दिया हुआ कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर एक ऑटो खरीदो। उन्हें बेचने पर भी सिर्फ एक सेकंड हैंड ऑटो का इंतजाम कर सकता हूँ। ठीक है, देखता हूँ। ऐसा बोला और गहने ले जाके उन्हें बेचकर एक ऑटो मैकेनिक विनोद के पास जाता है। अरे विनोद भाई, मुझे एक अच्छी सेकंड हैंड ऑटो चाहिए। मेरे पास 50,000 रुपए हैं। सूरज भाई, 50,000 में क्या सेकंड हैंड ऑटो? तुम भी पागल जैसा बातें करता है। अच्छा ये बात है, अब मुझे कुछ नहीं पता, तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है सूरज भाई, मेरे साथ आओ। गांव के बाहर एक कारखाना है। उसके बाहर बहुत सालों से एक ऑटो पड़ा हुआ है। हम उसको लेके जाते हैं और उसको मरम्मत करते हैं। मुझे मालूम है उसकी इंजन बिल्कुल ठीक है। ऐसा तुम्हारे बजट में ही एक नया ऑटो हो जाएगा। आपकी मर्जी है भाई। ऐसा सूरज और विनोद जाकर उस ऑटो को ले जाकर मरम्मत करने लगते हैं। कुछ ही दिन में विनोद ऑटो को पूरी तरह नया जैसा बना देता है। उसी दिन 2 गुंडे आकर विनोद और सूरज को मारते हुए उसी कारखाने के अंदर लेके जाते हैं और उन दोनों को बहुत मारते हैं। कुछ ही देर में एक आदमी आता है। वह उस गांव का बहुत बड़ा शाहूकार है। मेरा नाम रतनलाल है और वह ऑटो कहाँ पर है? तभी सूरज ऐसा पूछता है, अरे सेठ जी, वह ऑटो तो यहीं पर पड़ा था। विनोद ही उसे ले जाकर मरम्मत किया। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या रे विनोद, साफ साफ बता दो कि उसके ऑटो का सीट कहाँ पर है? अरे सेठ जी, उसका सीट को तो आपका मैनेजर लेके गया है, क्योंकि वह तो कुछ काम का नहीं है ना। अच्छा ऐसा है, क्योंकि उस सीट में मेरा सारा सोना छिपा कर रखा है। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे मैनेजर को पता है। आप सच बोलते हैं तो बच जाएंगे। सेठ जी मैनेजर को बुलवाकर बहुत मारता है। तभी मैनेजर अपना गलती कबूल कर लेता है। अरे सर जी, मुझे माफ कर दो। मैं ही आपका ऑटो बेचकर सीट को चुरा लिया है और आपको बोला है कि ऑटो को चोर ले गया है। माफ करो मुझे। सच जानने के बाद सेठ जी विनोद और सूरज को छोड़ देता है। तब से सूरज ईमानदारी के साथ अपना मरम्मत किया हुआ पुराना ऑटो को चलाकर खुशी से रहने लगा। सीतापुर गांव में बरसातों के दिनों में खूब बरसात हुई और लगातार बिजली कड़कती रही। कोई भी गांव वाला घर से नहीं निकला। लेकिन इस बरसात में सबका बहुत नुकसान हो रहा था। फसलें उजड़ रही थी, छतें टपकने लगी थी, हर तरफ बस पानी ही पानी था। किशन लाल के घर से भी पानी टपक रहा था। वह छत पे जाकर देखता है कि पानी कहाँ से टपक रहा है। अचानक बिजली कड़कती है और किशन लाल पे आ गिरती है। वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, अरे अरे ये मुझे क्या हुआ? खैर छोड़ो,
चलो अच्छा हुआ बारिश बंद हो गई। अब शादी में चलता हूँ, नहीं तो दोस्त नाराज हो जाएगा। किशन लाल अपने दोस्त की शादी में पहुँचता है, लेकिन वहाँ देखता है लड़की वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि उस गांव में अधिक बारिश के कारण बिजली कटी हुई थी। लेकिन यह क्या, किशन लाल के पहुँचते ही वहाँ सारी लाइटें और पंखे चलने लगे। सब हैरान थे और लगातार किशन लाल को ही देख रहे थे। तभी किशन की नजर अपने पैरों पर गई। वह बिजली की तारों के ऊपर खड़ा था। जैसे ही वह वहां से हटा, लाइट फिर चली गई। अरे यह सब क्या हो रहा है? तभी लड़की के भाई ने कहा, अरे भाई किशन लाल, तुम तो हमारे लिए भगवान के दूत बनकर आए हो। कृपया यहीं खड़े रहो, जब तक शादी नहीं हो जाती। हम तुम्हें पानी खाना सब यहीं दे देंगे। शादी तो धूमधाम से हो गई, लेकिन बेचारा किशन लाल एक ही जगह बिजली की तारों पर खड़ा रहा। अब हर कोई उसे किशन लाल बिजली वाला कहते, क्योंकि उसके शरीर से बिजली निकल रही थी। उसकी पत्नी सुधा ने तो अब बिजली का कनेक्शन ही निकलवा दिया था। अरे सुधा, तुमने ऐसा क्यों किया? आप भी कमाल करते हैं। भगवान ने इतना बड़ा वरदान जो दिया है, मैं बिजली का बिल क्यों भरूं? हाँ, आप जो है सारा दिन मुफ्त में बिजली देने के लिए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या सुधा? मैं कोई और काम ना करूं? सारा दिन बस यहीं खड़ा रहूं, रात को भी यहीं खड़ा रहूं बिजली की तारें पकड़कर। एक दिन परेशान होकर किशन लाल बिजली के दफ्तर गया। उसने वहां देखा कि बहुत धांधली चल रही थी। बड़े बड़े सेठ और पैसों वालों के घर तो 24 घंटे बिजली आती है, लेकिन परेशान तो आम आदमी है, जिन्हें बिजली 10 घंटे से भी कम मिल रही थी। यह देखकर वह कहता है, अच्छा तो ये चक्कर है, अभी तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ। सभी बिजली वाले चौंक जाते हैं। वह उसे पकड़कर एक खंबे से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे छू भी नहीं पाते। उन्हें इतना तेज करंट लगता है कि दूर जाकर गिरते हैं। किशन लाल हंसते हुए कहता है, अगर पुलिस से बचना है, अभी पूरे गांव में 24 घंटे बिजली भेजो, वरना यहाँ रोज आकर झटके देता रहूंगा। बिजली वाले तुरंत पूरे सीतापुर गांव में 24 घंटे बिजली की सप्लाई करते हैं। और अब किशन लाल को भी थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि अब उसे किसी को बिजली सप्लाई नहीं करनी पड़ती। बांस की गन्ने का रस निकालने वाली मशीन। कासना गांव में गन्ने की खूब पैदावार हुआ करती थी। वहाँ के गन्ने बहुत रसीले और मीठे थे। वहाँ के लोग गन्ने की फसल होने पर उसका रस निकालकर उससे गुड़ और शक्कर बनाया करते थे। गांव के सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन उनकी एक ही समस्या थी, वो थी गन्ने का रस निकालने वाली मशीन, जो कि गांव में सिर्फ मेहुल चौधरी के पास थी। और फसल कटने के समय लोग मेहुल चौधरी के पास जाकर उसकी मशीन में गन्ने का रस निकाला करते थे, जिसके बदले वो लोगों से पैसे लिया करता था। गांव में गन्ने की पैदावार बढ़ने के कारण मेहुल चौधरी का लालच बढ़ता ही चला गया और उसने लोगों से गन्ने का रस निकालने के ज्यादा पैसे वसूलने शुरू कर दिए। एक साल फसल कटने के बाद सभी गांव वाले मिलकर मेहुल चौधरी के पास गए। सभी लोगों को इकट्ठा देख मेहुल चौधरी ने उनसे पूछा, अरे क्या बात है, सब लोग क्यों आए हो यहाँ पे? गन्ने लेकर नहीं आए? रस नहीं निकलवाना है क्या? अरे चौधरी साहब, हम पे कुछ तरस खाइए और गन्ने के रस निकालने के पैसे कुछ कम कर दीजिए। हम गरीबों का कुछ ख्याल कीजिए। हाँ चौधरी जी, आप खुद ही देखिए, कमाई के आधे पैसे तो हम आपको दे देते हैं। आप बताइए, आजकल की महंगाई के दौर में हम क्या करेंगे? हाँ भाई, मैं भी तो वही कहता हूँ, महंगाई के दौर में डीजल का खर्चा, बिजली का खर्चा, मेरे लिए भी तो खर्चे निकालने मुश्किल है ना। तभी तो मैंने गन्ने का रस निकालने के पैसे बढ़ा दिए हैं। तुम लोग भी अपने गुड़ शक्कर के दाम बढ़ा दो, इसमें क्या है। गांव वालों की बातों का मेहुल चौधरी पर कोई असर नहीं होता। गांव वाले अपना सा मुंह लेकर वापस चले जाते हैं और गांव में इकट्ठा होकर इस बारे में बात करने लगते हैं। उसी गांव में श्याम सिंह नाम का एक लड़का रहता था। गांव वालों को ऐसे उदास देखकर उसने कहा, अरे चाचा, मुझे आप 2 दिन का टाइम दीजिए, फिर देखिए मैं आपकी समस्या का हल निकाल लूंगा। अरे छोड़ो श्याम बेटा, तुम क्या हल निकालोगे? चाचा, मुझे 2 दिन का टाइम तो दीजिए, फिर देखिए आप। ठीक है बेटा,
हम तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं, वरना हमें फिर मेहुल चौधरी के पास जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। श्याम सिंह अगले ही दिन जंगल जाकर बहुत सारे बांस काट कर लाता है और वो उन्हीं बांसों से अपने खेत में गन्ने का रस निकालने की मशीन तैयार कर देता है। मशीन तैयार करने के बाद वो गांव में वापस आता है और सभी गांव वालों को अपने खेत में चलने को कहता है। सभी गांव वाले श्याम सिंह के खेत में जाते हैं। सरपंच जी, ये देखिए गन्ने का रस निकालने की मशीन। गांव के सरपंच और बाकी लोग उस मशीन को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन सरपंच हंसते हुए कहता है, अरे बेटा, मशीन तो ठीक है, लेकिन गन्ने का रस निकालेंगे कैसे, ये चलेगी कैसे? सरपंच की बात सुनकर श्याम सिंह मुस्कुराने लगता है और अपने बैलों को एक बांस के डंडे से मशीन के साथ बांध देता है और उन्हें गोल गोल घुमाने लगता है। बैलों के घूमते ही मशीन चलने लगती है। श्याम सिंह उसमें गन्ने डालता है और उस मशीन से ताज़ा ताज़ा गन्ने का रस निकलना शुरू होता है। यह देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। अब श्याम सिंह गांव वालों की मदद से गांव में 4 वैसे ही गन्ने का रस निकालने की मशीनें लगा देता है और इधर मेहुल चौधरी अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी गन्ने का रस निकालने नहीं आता और उसकी मशीनें जंग खाकर गल जाती हैं। इसीलिए कहते हैं, किसी की परिस्थिति का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए।